हेलो बच्चों, जैसे कि इंडियन पॉलिटी हम पढ़ रहे थे। इंडियन पॉलिटी में आज हमारा तीसरा क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में। संविधान में हम पढ़ेंगे अनुसूची के बारे में। उसके पहले हम जान लेते हैं कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान किस लिए बनाया जाता है। इस सबको हम डिटेल से चर्चा करेंगे, उसके बाद सीखेंगे। आज हम समझेंगे, चर्चा करेंगे अनुसूची के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संविधान। संविधान एक किताब का नाम है। संविधान एक किताब का नाम है। सबसे पहले हम देखेंगे संविधान, जैसे एक किताब हुआ, इसका नाम है संविधान। ठीक है, संविधान को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। और देखिए एक होता है संविधान में, संविधान के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, संविधान किसके हिसाब से चलता है। संविधान चलता है अनुच्छेद के हिसाब से। सबसे पहले इसमें होता है भाग, उसके बाद अनुच्छेद, उसके बाद क्या होता है अनुसूची। अनुसूची तो संविधान किसके हिसाब से चलता है, संविधान चलता है अनुच्छेद के हिसाब से। एक होता है आईपीसी, आईपीसी इंडियन पीनल कोड, इसमें होती है धारा। तो जो आईपीसी है, आईपीसी किसके हिसाब से चलता है, धारा के हिसाब से चलता है, इंडियन पीनल कोड। एक होता है सीआरपीसी, ये होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये किस हिसाब से चलता है, इसमें भी होता है धारा। तो पहले हमें जान लेते हैं संविधान किसे कहते हैं, आईपीसी किसे कहते हैं, सीआरपीसी किसे कहते हैं। तो संविधान में होते हैं भाग। भाग कितने हैं, 22। अनुच्छेद कितनी है, 395। अनुसूची कितनी है, मूल संविधान में अनुसूची 8 थी, 4 संशोधन करके जोड़ी गई है, कुल मिला के कितनी हो गई है, 12। तो अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आप कहेंगे 8। उसके बाद संशोधन, उसमें अमेंडमेंट किया गया, कितनी जोड़ी गई, 4। तो अब टोटल हो गए 12। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। आज हम अनुसूची के बारे में ही जानेंगे। उसके पहले हम जान जाते हैं कि आईपीसी, संविधान, आईपीसी और सीआरपीसी क्या है। संविधान चलता है अनुच्छेद के हिसाब से, आईपीसी में होता है धारा। तो संविधान सबसे पहले जान लेते हैं संविधान किसे कहते हैं। संविधान का मतलब होता है संदन विधान। सम मतलब समान, विधान मतलब कानून। जो कानून सबके लिए समान हो उसी को संविधान कहते हैं। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें ये बताया जाता है, ये लिखा गया है कि उस देश की सरकार उस देश की सरकार कैसी होगी, उस देश की शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी, उस देश की सरकार की शक्तियाँ क्या क्या होगी, उस देश के नागरिकों का अधिकार कैसा होगा, ये सब संविधान में लिखा जाता है। इसी को हम संविधान कहते हैं। फिर से बताना चाहेंगे, संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें ये बताया जाता है कि उस देश की कानून व्यवस्था कैसे चलेगी, उस देश की कानून व्यवस्था किस तरह से है, उस देश की जो सरकार है उसकी शक्तियाँ कौन कौन सी है, उस देश के जो नागरिक हैं उनके अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है। तो एक उस देश की शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी, ये संविधान में लिखा रहता है। और संविधान एक बुक में लिखा गया है, उसको आप बुक को ही कहते हैं संविधान। ठीक है, जो बुक में लिखा गया है उसी को संविधान कहते हैं। संविधान का मतलब होता है नियम कानून जो सबके लिए बराबर हो, संदन विधान। तो आप ऐसे जान लीजिए। तो संविधान चलता है कानून के हिसाब से, अनुच्छेद के हिसाब से। ठीक है, तो जो इसमें जो कानून, नियम कानून, कायदे जो बनाए जाते हैं, अगर उसको सही ढंग से उसको पालन कराने का काम कौन करवाती है, जो सरकार होती है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, सब उनकी जिम्मेदारी होती है कि अनुच्छेद के हिसाब से वो शासन व्यवस्था चलाएं उस देश की। लेकिन अगर कोई उस शासन को, उस व्यवस्था को, उस नियम को, उस कानून को नहीं मानेगा, उसका उल्लंघन करेगा, तो आईपीसी के तहत, इंडियन पीनल कोड के तहत पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। और गिरफ्तार करने के बाद उसके हिसाब से दंड दिया जाएगा। वो किसमें दिया जाएगा, सीआरपीसी में। तो ठीक है, क्लियर हो गया कि संविधान में हमें क्या पढ़ना है, आईपीसी में क्या पढ़ना है, सीआरपीसी में क्या पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में। हमारा टॉपिक है संविधान। संविधान में हम पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले भाग दिए गए। भाग कितने हैं, 22। और अनुच्छेद कितने हैं, 395। और अनुसूची कितनी है, टोटल 12 है, मूल संविधान में 8 है। वैसे भाग भी बहुत सारे हो गए हैं, 1 2 3 करके क ख ग ए बी सी डी करके बहुत सारे भाग भी 25 प्लस भाग हो गए हैं। और अनुच्छेद 400 प्लस भी हो गए हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, जो मूल संविधान में आपको वही पढ़ना है। उसमें 1 2 3 करके जोड़ा गया तो उसे आप डिटेल से बुक से पढ़ लेंगे। तो हम इसमें सबसे छोटा क्या है, अनुसूची। तो सबसे पहले हम अनुसूची के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम
आगे सारी चीजें भाग अनुच्छेद वगैरह सब पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं अनुसूची। अनुसूची किसे कहते हैं? अनुसूची जैसे एक ड्राफ्ट होता है, अगर कोई बुक होता है तो उसका एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, 60 में उसको सारा पाठ्यक्रम लिखा होता है, तो वही उस अनुसूची का भी काम है। अनुसूची अनुसूची को शेड्यूल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं अनुसूची। अनुसूची मूल संविधान में 8 से 4 अमेंडमेंट करके जोड़ी गई है, टोटल हो गई है 12। तो सबसे पहले हम एक एक करके सारे अनुसूची जो है उसके बारे में हम देखते हैं क्या होता है। तो पहली अनुसूची है, जाहिर सी बात है, आप कोई भी डॉक्टर देखेंगे, कोई भी बुक देखेंगे, सबसे पहले जहाँ जिस बारे में लिखा होगा, जिस देश के बारे में, राज्य के बारे में, सबसे पहले पहले वाले अनुच्छेद में या अनुसूची में जहाँ भी आप भाग हो, चाहे जहाँ भी आप देखेंगे, सबसे पहले हमें देश के बारे में ही चर्चा मिलेगी, चाहे वो भाग हो, चाहे वो अनुच्छेद हो, चाहे वो अनुसूची हो। तो अनुसूची सबसे पहले एक देखेंगे। अनुसूची नंबर 1 में पहले हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इच्छा अनुसूची को हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे अनुसूची को हम और भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो नंबर 1 में कहा गया है भारत। जाहिर सी बात है कि पहले स्थान पे हम अपने देश को ही रखेंगे, क्योंकि हम देश के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो इसको याद करना उतना मुश्किल नहीं है। भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। किस अनुसूची में लिखा गया है? अनुसूची नंबर 1 में लिखा गया है। भारत राज्यों का संघ है, मतलब कि भारत में कितने राज्य होंगे? 28 राज्य होंगे। और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे? 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इसको कहते हैं यूटी, यूनियन टेरिटरी। ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे एक शब्द है संघ। संघ का मतलब पहले समझ लेते हैं। एक होता है कॉन्फेडरेशन, एक होता है कॉन्फेडरेशन, और एक होता है फेडरेशन। ठीक है, एक होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन। तो भारत क्या है? यूनियन है। क्यों है? यूनियन का मतलब होता है कि इस देश में जितने भी राज्य हैं वो इस देश से अलग नहीं हो सकते, कभी भी नहीं अलग हो सकते। आंतरिक टूट-फूट चाहे जितनी हो, लेकिन ये अलग नहीं हो सकते। अगर ये सोचे कि ये अलग होकर किसी देश में जाके मिल जाए या अलग अपना एक देश बना ले, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन है। संघ इन तीनों को कहते हैं, लेकिन इन तीनों में बहुत ही डिफरेंट है। जो कॉन्फेडरेशन होता है ये बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं, जैसे सार्क देश हुआ, एशियान देश हुआ, ये सब एक कई कई राज्य मिलके एक देश बनाए हैं, लेकिन ये बहुत ही आसानी से अलग हो सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और जो फेडरेशन है ये भी अलग होते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है इनको अलग होना, क्योंकि एक एग्रीमेंट साइन किए होते हैं और उसी से जुड़े होते हैं। लेकिन ये भी अलग हो सकते हैं, लेकिन उतना आसान नहीं है जितना एक कॉन्फेडरेशन का है। और यूनियन का मतलब होता है संघ, इनका अलग होना इम्पॉसिबल है। अगर जो भी देश या जो भी राज्य आकर इस देश में मिल गए तो यूनियन पर सिग्नेचर कर दिए तो इस देश से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि यूनियन हमारा भारत कैसा है? यूनियन संघ है, यहाँ से कोई भी देश या राज्य अलग नहीं हो सकता। देखिए इसमें है फेडरेशन में, जैसे USSR, इसमें सबसे एक जो USSR था, इस 15 देशों में टूटा। इसका सबसे बड़ा देश क्या था? सोवियत संघ, रूस। सोवियत संघ कब कहते थे? जब ये एक में था, जब टूटा इसको रूस कहा गया, सोवियत रूस। यहाँ पर देखिए संघ नहीं रह गया। अब देखिए यूनियन सबसे बड़ा उदाहरण एग्जाम्पल है भारत एक यूनियन है, इसको कभी भी आप इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार आप तो ये जान गए कि यूनियन किसे कहते हैं। तो आइए अनुसूची पे हम लौटते हैं। अनुसूची नंबर 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, इसमें 28 राज्य की बात की गई है और 8 यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है। तो केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं? देखिए केंद्र शासित प्रदेश वहाँ बनाए जाते हैं जो राजधानी से दूर हो और छोटे हों, आकार में और जनसंख्या में छोटे हों, और राष्ट्रीय महत्व से राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, राष्ट्र उनके महत्व की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, और राजधानी से दूर हो और छोटे हो, और जनसंख्या की दृष्टि से, आकार की भी दृष्टि से। अगर आपको इससे डिटेल में जानना है तो आप मैप में देखिएगा, मैप में जहाँ जहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, जहाँ जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, वो आकार में छोटे भी हैं और राष्ट्र के अनुसार वो बहुत ही
महत्वपूर्ण भी है और वो राजधानी से दूर भी है। तो इसीलिए यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। आइए अनुसूची नंबर 2 देखते हैं। अनुसूची नंबर 2 में वेतन की बात की गई है, वेतन एवं भत्ते। देखिए वेतन एवं भत्ते, आप वेतन से याद कीजिएगा, वेतन आम इंसान की वेतन की बात नहीं करता, विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन की बात करता है। विशिष्ट पदाधिकारियों में कौन कौन आते हैं, जैसे राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, मंत्रिमंडल के सदस्य जितने हुए, उपराष्ट्रपति हुए या IAS अधिकारी मतलब जितने अधिकारी रैंक पे हुए, ये सब विशिष्ट अधिकारियों का जो पद होता है उनके वेतन की बात की गई है। किस अनुसूची में? अनुसूची नंबर 2 में। आगे देखते हैं अनुसूची नंबर 3 में शपथ। शपथ तो शपथ तो कोई आम इंसान तो लेता नहीं, शपथ भी विशिष्ट पदाधिकारियों की शपथ की बात की गई है। जैसे इस अनुसूची में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, गवर्नर को शपथ लेता है कि नहीं, CBI को शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस अन्य जजेस होते हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा। इस सब चीजों की बात किस अनुसूची में की गई है, किस अनुसूची में मेंशन की गई है? अनुसूची नंबर 3 में की गई है। तो देखिए नंबर 1 भारत राज्यों का संघ है, इसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है। नंबर 2 वेतन एवं भत्ते, विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की बात की गई है। नंबर 3 शपथ। शपथ विशिष्ट पदाधिकारियों की शपथ कौन दिलाएगा, कौन किसको दिलाएगा, इन सारी चीजों की बात अनुसूची नंबर 3 में की गई है। अब देखिए राज्यसभा, चौथे में है राज्यसभा में जो सीटें होती हैं, राज्यसभा में सभा की सीटों की बात की गई है। मतलब इसका मतलब ये है कि राज्यसभा में हर राज्य के कितने कितने सदस्य नॉमिनेट होकर राज्यसभा में आएंगे, इसको पहले से तय कर दिया गया है। जैसे जिस राज्य की जनसंख्या जितनी होगी उसी के आधार पर चुन करके जो MP होते हैं वो राज्यसभा में भेजे जाते हैं। एक चीज पहले से ही तय की गई है कि इस राज्य से इतने राज्यसभा में इतने सदस्य इतने MP चुनकर जाएंगे, मतलब अप्रत्यक्ष इनका चुनाव होता है। इसको हम डिटेल से राज्यसभा को कवर करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि चौथे अनुसूची में कहा गया है कि राज्यसभा में कितने सीटों का मतलब कितने सीटों पर कितने MP आएंगे, किस राज्य से आएंगे, किस राज्य से कितने कितने MP राज्यसभा में आएंगे, इसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? अनुसूची नंबर 4 में किया गया। आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लोकसभा की बात नहीं की गई है, राज्यसभा की बात की गई है। तो आप जान गए कि राज्यसभा की जो सीटें हैं हर राज्य में कितनी दी जाएंगी, इसकी बात अनुसूची नंबर 4 में की गई। हर राज्य को कितनी राज्यसभा की सीटें मिली हैं पहले से तय है। और किस अनुसूची में? अनुसूची नंबर 4 में। तो देखिए पांचवा क्या है, पांचवा चौथा है राज्यसभा की बात की गई है, पांचवा है SC और ST। तो पहले आप ये जान जाइए कि SC किसे कहते हैं, ST किसे कहते हैं। इसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट, इसको कहते हैं शेड्यूल ट्राइब, इसको कहते हैं अनुसूचित। पहले यही जान जाइए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसको कहते हैं, आज इसको भी जान जाइए, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। अनुसूचित जाति कहते हैं SC और अनुसूचित जनजाति को कहते हैं ST। इसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट, इसको कहते हैं शेड्यूल ट्राइब। तो आप जान जाइए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम SC को देख लेते हैं। SC मतलब होता है दलित, जिन पर अम्बेडकर जी ने बहुत काम किया है। SC जो थे वो गांव में ही रहते थे, मतलब हमारे बीच में ही रहते थे, हमारी तरह उनका कल्चर भी था, हमारी तरह उनका पहनावा भी था, खान पान सब था। बस कुछ बड़े लोगों की वजह से, बड़ी शक्तियों की वजह से उनको बहुत अत्याचार उन पर हुआ, उनको बहुत दबाया गया, इसलिए वो समाज में थोड़े पिछड़े वर्ग के हो गए, पिछड़ गए। उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनको बराबर करने के लिए उनको किस अनुसूची में जगह दी गई? अनुसूची नंबर 5 में दी गई। लेकिन जो ST होते हैं शेड्यूल ट्राइब, ये हमारी तरह नहीं थे, मतलब ये गाँव में नहीं रहते थे, जंगलों में पहाड़ों में रहते थे। हमारी तरह इनका ना कल्चर था, ना पहनावा था, ना खान पान था, ना बोली थी, ना भाषा थी, ये एकदम बहुत ही अलग थे हम लोगों से। तब जब समय बीतता गया, जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो इसमें ये बात कही गई इस अनुसूची में कि उन पर भी कुछ काम किया जाए, उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनको भी मतलब बराबर का दर्जा दिया जाए। हम जिस समाज में रहते उस समाज की कल्चर को उनको सिखाया जाए, अपने बराबर उनको लाया जाए। तो इन लोगों की SC और ST के रिजर्वेशन की मतलब कुछ खास बात, कुछ प्रावधान इनका किया गया है ताकि
ये भी समाज में इक्वलिटी पा सके, ये भी बराबर हो सके। तो इस प्रकार आप जान गए कि एसटी और एससी की बात किस अनुसूची में की गई है, अनुसूची नंबर 5 में। अब छठी एससी की बात नहीं करता है, एसटी की बात करता है। अनुसूचित इसमें जाति था, इसमें अनुसूचित जनजाति था, तो अनुसूचित जनजाति की बात इसमें कही गई है, इसी से रिलेटिव है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से 4 राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। ये 4 राज्य जो हैं, ये जो 4 राज्य हैं, इन चारों राज्यों की कुछ खास बातें कही गई है। ये भी आर्थिक रूप से, कल्चरल रूप से और सामाजिक रूप से बहुत ही पिछड़े थे। इनको भी जैसे बहुत ही पिछड़े इलाके थे, इनके विकास की बात की गई है। इनको अलग से इस अनुसूची में स्थान दिए गए ताकि इन पर कुछ खासी बात की जा सके, मतलब खासी इन पर कोई प्रावधान किया जा सके, इनको भी समाज के बराबर लाया जा सके, क्योंकि बहुत ही पिछड़े इलाके थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बाढ़ आते थे, यहाँ जंगली एरिया था, यहाँ अशिक्षित लोग थे, यहाँ मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या में जनजातियां रहती थी, इसलिए ये लोग बहुत पिछड़े हुए थे। इनको जब देश आजाद हुआ, संविधान बना, तो उनको इस अनुसूची में स्थान दिए गए ताकि इन पर कुछ अलग तरीके से और भी ज्यादा इन पर ध्यान दिया जाए और ये समाज की मुख्यधारा से जुड़ जाए, समाज जैसा है उसी के हिसाब से ये भी हो जाए। इस प्रकार पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों की खास बात की गई है। पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश की साइड में पड़ते हैं। अगर इसको पश्चिम में देखा जाए, जैसे राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, ये सब विकसित प्रदेश है। उसी के जस्ट विपरीत ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं बहुत ही अविकसित हैं, ये बहुत ही पिछड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ आपदा विपत्तियां बहुत ज्यादा आती हैं, बाढ़ बहुत आता है, यहाँ जंगले बहुत हैं, यहाँ जनजातियां बहुत, यहाँ शिक्षा मतलब यहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए वो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। इन चारों इलाकों को समाज में बराबरी लाने के लिए, विकास करने के लिए, इन पर अच्छा काम करने के लिए इनको अनुसूची में जगह दी गई। किस अनुसूची में? अनुसूची नंबर 6 में। इस प्रकार हम 6 अनुसूचियां जान गए। अब आगे देखते हैं और अनुसूची देखते हैं, बाकी जो बचा रहेगा तो कल की क्लास में हम लेंगे, लेकिन जो भी अनुसूची पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपको रटना न पड़े, आप अच्छे से याद कर ले। तो अनुसूची नंबर आप 7 देखेंगे। 7 क्या कहता है? 7 कहता है शक्तियों का विभाजन। तो देखिए शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, किन शक्तियों का, पहले हम देख लेते हैं शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 7 में है, शक्तियों का विभाजन। तो देखिए हमारे देश में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, पहला केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार। तो जब राज्य सरकार और केंद्र, हमें जैसा कि हम जानते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, ये इसमें बहुत सारे राज्य हैं, तो राज्य को कोई और संघ मतलब केंद्र को कोई और संभालता है, तो दोनों की सरकारें अलग होती हैं, दोनों को विषय भी मिले हैं, इसलिए मिले हैं, दोनों को शक्तियां इसलिए बांटी गई ताकि केंद्र और राज्य में झगड़ा ना हो सके। ये पहले से शक्तियां इन लोगों को बांट दी गई है ताकि अच्छे से सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चल सके। तो ये केंद्र सरकार जो है पूरे राज्य को संभालना मुश्किल है, एक साथ संभाल नहीं सकती, लेकिन इसीलिए राज्य को संभालने के लिए राज्य सरकार को बैठाई गई है। तो चलिए देखते हैं शक्तियों के विभाजन में। पहला हम जैसा बताए कि एक होता है केंद्र सरकार, केंद्र को कहते हैं संघ, और जो राज्य में होता है उसको कहते हैं राज्य। ठीक है, तो इन दोनों को पहले हम देख लेते हैं कि राज्य को कितनी शक्तियां मिली है, राज्य को कितने विषय पर कानून पहले हम जान लेते हैं कि जो संघ सूची है, सबसे पहले हम जान लेते हैं संघ सूची बना दी गई है, शक्तियों का विभाजन किया गया है एक सूची के हिसाब से। एक सूची हो गई राज्य सरकार की, एक सूची हो गई केंद्र सरकार की, तो दोनों को इसलिए मतलब सूचीबद्ध कर दिए गए ताकि इनको अलग अलग विषय दिया जाए और आपस में झगड़ा न कर सके, सुचारू रूप से चल सके। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची। जैसे केंद्र को संभालता है संघ, तो संघ सूची में कुछ विषय है, राज्य को संभालता है राज्य सरकार, तो राज्य की सूची। ठीक है, अब देखिए राज्य संघ पे जो केंद्र सरकार मतलब काम करेगी उसको संघ सूची पे रखा जाएगा। जो शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई है उसको किस लिस्ट में रखा जाएगा? संघ सूची में। और जो शक्तियां जो विषय राज्य सरकार को दी गई है उसको कहाँ रखा जाएगा? राज्य सूची में। लेकिन आप एक और चीज जान लीजिए, कुछ विषय ऐसे भी हैं जिस पर राज्य भी कानून बनाता है और संघ भी कानून बनाता है। तो अब ये मुश्किल हो गया कि उसको कहाँ पर रखा जाए, तो उसको एक समवर्ती सूची लिखी गई।
समवर्ती सूची मतलब दोनों मिलकर जिस पर कानून बना है उसको कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। तो पहले इन तीनों सूची को जान लेते हैं, इनके विषय जान लेते हैं। संघ सूची में कितने विषय थे? संघ सूची में पहले थे 97। ठीक है, अब कितने हो गए हैं? 100। अगर पूछा जाए संघ सूची में कितने विषय, विषय घटते बढ़ते रहते हैं। तो संघ सूची में कितने विषय थे? पहले 97, अब क्या है 100। अब देखिए राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब कितने हैं? 61। तो ये घटते बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर देखिए बढ़ गए, यहाँ पर घट गया। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 है। तो इस प्रकार देखिए ये विषय घटते बढ़ते रहते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल जान लीजिए। संघ सूची हम बताएं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, जिस पर केंद्र सरकार के हक होता है कानून बनाने का, उसको किस सूची में रखा गया? संघ सूची पे। जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है उसको कहाँ रखा गया? राज्य सूची में। और जिस पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं उसको कहाँ रखा गया? समवर्ती सूची में। तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब 100 है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 है। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 हो गए। तो ये संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो देखिए यहाँ पर हम एक एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। सारे विषय जो है इसको बताना मुश्किल है, आप बुक से पढ़िएगा डिटेल से। हम बस यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं ताकि आप अगर किसी भी बुक को उठा के पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए संघ सूची में जैसे एक एग्जाम्पल ले लिए जनगणना। जनगणना 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 किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय। जैसे हुआ रेलवे, रेलवे किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। इस प्रकार हुआ बैंकिंग, बैंकिंग किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, सब लेना इम्पॉसिबल है। आगे देखिए राज्य सूची में देख लेते हैं। जैसे पुलिस, पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन में देखे होंगे आपको यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस देखे होंगे ना, राजस्थान पुलिस। इन सब पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। राज्य में कितने पुलिस है कितने नहीं है, संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार को टेंशन नहीं रहती। ये राज्य सरकार अपना तय करती है कि कितना मतलब कि भर्ती करना है कितना नहीं, मतलब उनका टेंशन रहता है इस पर। जो संघ सरकार है, केंद्र सरकार है, उसको कोई प्रॉब्लम मतलब कोई टेंशन नहीं होती है। अब देखिए समवर्ती सूची का विषय है जैसे शिक्षा। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। देखे होंगे बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड। तो हर राज्य के अपने अपने बोर्ड भी हैं। और यूनिवर्सिटी मतलब संघ का है। इन दोनों पर कानून कौन मिलकर, शिक्षा किस सूची में रखी गई है? समवर्ती सूची में। पुलिस प्रशासन किस सूची में रखी गई है? राज्य सूची में। जनगणना, रेलवे, बैंकिंग जैसे विषय को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में रखा गया है। तो आप देख रहे होंगे कि जिस पर राज्य मतलब केंद्र सरकार कानून बना रही है उसको संघ सूची में, जिस पर राज्य सरकार कानून बना रही है उसको राज्य सूची में, और जिस पर दोनों मिलकर कानून बना रहे हैं तो समवर्ती सूची में। और एक बात ये जान लीजिए, राज्य सरकार के जो विषय हैं वो संघ सूची को दिए जा सकते हैं, लेकिन संघ सूची के जो विषय हैं वो राज्य सरकार को नहीं दिया जा सकता। अगर कोई भी विषय राज्य सरकार के पास है और दोनों मिलकर कानून बना रहे हैं, अगर राज्य की सहमति नहीं है तो भी संघ सरकार उसको, अगर संघ सरकार की केंद्र सरकार की सहमति है तो भी वो कानून बन जाएगा, अगर राज्य सरकार की सहमति नहीं है। तो आप देख रहे होंगे संघात्मक, हमारा देश क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन आप उसमें एकात्मक शासन व्यवस्था भी देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि राज्य सरकार को बहुत ही कम शक्तियां दी गई हैं। अगर राज्य सरकार नहीं भी मानती तब भी केंद्र सरकार उसको पारित कर देगी। तो एक जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, कहीं कहीं आपको एकात्मक शासन व्यवस्था भी देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जरूरी है ऐसा एकात्मक शासन व्यवस्था कहीं कहीं जरूरी है। इसलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे, महान पुरुष जितने थे, बहुत सारे महान पुरुष ने मिलकर इसको संविधान को बनाया है। तो बहुत ही सोच समझ के बहुत ही सारे देशों से अच्छे अच्छे जो प्रावधान थे उसको यहाँ पर संविधान में लिखा गया है। इसलिए भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लिखित दस्तावेज है। तो देखिए इस प्रकार आप देख लीजिए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसके बाद जो हमारे महान पुरुष थे जिन्होंने संविधान पर बहुत सारे काम किए, उन्होंने सोचा कि जो आज से हम 1950 के पहले जो देख नहीं पा रहे हैं, जब देश हमारा आजाद हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ,
तो सोच रहे थे कि जो चीज़ें आज हमको नहीं दिखाई दे रही हैं, कुछ आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल या 100 साल बाद आएंगी, और उसको हम कहाँ रखेंगे? तो अगर राज्य में रखे तो केंद्र को प्रॉब्लम, केंद्र में रखे तो राज्य, अगर दोनों में रखे तो मतलब कि यहाँ पर विषय पहले से निर्धारित है, तो एक खाली पेज छोड़ दिए, और उस खाली पेज को किस नाम से दिए गए? अपशिष्ट शक्तियाँ, अपशिष्ट शक्तियों के नाम से एक पेज छोड़ दिया गया कि जितनी भी शक्तियाँ, जितने भी मतलब विषय आएंगे, जो नए नए विषय आएंगे जिनको आज हम नहीं देख रहे हैं, भविष्य में आ सकते हैं, उनको हम कहाँ रखेंगे? तो खाली पेज जो छोड़ा गया है जहाँ पर अपशिष्ट शक्तियाँ लिखी गई है वहां पर ऐड करेंगे। जैसे इंटरनेट, इंटर इंटरनेट, फोन पे, ये सब कब आया? अब आया। पहले यहाँ आज से 70 साल पहले नहीं था। तो ये सब कहाँ पर हम जोड़ेंगे? अपशिष्ट शक्तियों में जोड़ेंगे। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि 7वीं में शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन मतलब केंद्र सरकार को कुछ विषय दिए गए हैं, राज्य सरकार को कुछ विषय दिए गए, दोनों पे जो मिलकर कानून बना है उसे समवर्ती सूची में रखा गया है, और उसकी जो नई नई चीजें आएंगी तो कहाँ ऐड होंगी? अपशिष्ट शक्तियों में ऐड होंगी। इस प्रकार हम कितनी अनुसूची आज जाने? अनुसूची 7 तक जाने। 8, 9, 10, 11, 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है और बहुत ही डिटेल से उसको बताएंगे। थोड़ा लंबा है तो आज क्लास लंबी हो जाएगी, तो अगले क्लास में बताएंगे। आज हम याद भी करवा देते हैं जितनी अनुसूची सीखे, आज के बाद से आप कभी नहीं बोलेंगे। चलिए ट्रिक बताते हैं। पहला है भारत राज्यों का संघ। जाहिर सी बात है, आप कहीं पर भी चाहे भाग हो, चाहे अनुच्छेद हो, चाहे अनुसूची हो, कहीं भी देखेंगे तो पहले नंबर वाले पॉइंट में आपको यही मिलेगा, भारत मतलब अपने देश के बारे में ही चर्चा मिलेगी। पहला अनुसूची कहता है भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। मतलब यूटी क्यों बनाई गई है हम आपको बताएं। दूसरे में वेतन एवं भत्ते। तो जब राज्य बन गया, देश बन गया, तो सबसे पहले पैसे की बात होगी, ठीक है। उसके बाद जब पैसा मिल जाएगा तब हम शपथ लेंगे। तो आप देखिए दूसरे नंबर पे ही पैसा रखा गया। पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीवन जीने के लिए। तो दूसरे नंबर पर वेतन एवं भत्ते रखे गए, तीसरे पे शपथ। जब पैसा मिल गया तो हम शपथ लेंगे। तो देखिए नंबर 1 याद करने की चीज नहीं है, भारत मतलब भारत के बारे में ही कहा गया है। दूसरा आप देखेंगे नंबर 2 से पैसा कमाना, मतलब नंबर 2 से पैसा कमाना, मैं बस ट्रिक बता रहा है याद करने का। तो उसमें क्या आ जाएगा? वेतन एवं भत्ते। तीसरा है देखिए शपथ, 3 अक्षर है, तीसरे पे शपथ आ जाएगा। 4 है, 4 लोग जहाँ बैठते हैं वहां सभा हो जाती है, तो राज्यसभा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। तो 4 में कहा गया है। राज्यसभा की बात की गई है, लोकसभा की बात नहीं की गई है। अब 5वां है, जो 5 है यस, जो यष्टि हम यस्सी लिखी है, तो यस 5 की तरह है। तो आप याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। 5 में क्या है? यस्सी और यष्टि का प्रावधान किया गया है। 6 क्या है? इसी से रिलेटिव है, लेकिन यस्सी की बात नहीं करता, यष्टि की बात करता है। पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इस 4 राज्यों का बात करती है। इन 4 राज्यों में विशेष प्रावधान किए गए हैं, इनको विशेष रिजर्वेशन दिया गया है। और 7वां में है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन हम बताएं, जो संघ सूची है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, जो राज्य सूची है उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और दोनों जिस सूची को जिस विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कानून बनाती है उसको समवर्ती सूची में रखे गए। और जो बाद में नई नई चीजें आएंगी वो कहाँ ऐड होंगी? अपशिष्ट शक्तियों पर एक खाली पेज छोड़ा गया है वहां पर ऐड होती जाएंगी। तो आप देख रहे होंगे शक्तियों के विभाजन में संघ सूची को पहले विषय दिए गए थे 97, बढ़ के हो गए 100, और राज्य सूची को पहले विषय दिए गए थे 66, अब घटकर हो गए 61। तो समवर्ती सूची में पहले थे 47 विषय, अब हो गए 52। तो आप देख रहे हैं संख्या घटती बढ़ती रहती है, जोड़े और घटाए जाते रहते हैं। राज्य सूची के विषय संघ को दिए जा सकते हैं, लेकिन संघ सूची के विषय राज्य को नहीं दिए जा सकते। अगर राज्य किसी चीज पर कानून बनाने से इनकार करती है तो भी संघ उसको कानून बना सकती है, क्योंकि राज्य को पावर बहुत कम दिया गया है। अब देखिए संघ सूची का विषय जनगणना, रेलवे और बैंकिंग थी, और राज्य सूची का विषय यूपी प्रशासन मतलब पुलिस प्रशासन का। समवर्ती सूची जैसे शिक्षा हुआ, और अपशिष्ट सेक्टर में जैसे इंटरनेट हुआ, फोन पे हुआ, जैसे यहाँ पर आ गया जीएसटी, ये सब कहाँ पहले प्रावधान नहीं था, नई चीजें आई, कहाँ ऐड हो गई अपशिष्ट शक्तियों में। इस प्रकार आज हम कितने अनुसूची सीखे, चर्चा किए? 7 अनुसूची पर हम चर्चा किए। अब कितने बचे हैं? 8, 9, 10, 11, 12।
बाकी की अनुसूची हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है अनुसूची। अगर आप एक बार देख लेंगे ध्यान से तो कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, बी पॉजिटिव बी हैप्पी।